स्वागत है आपका बुकमीनिया में, जहां कहानियां, ज्ञान और कल्पनाएं आवाज में ढलती हैं। यहां हम किताबों की पन्नों को आपकी जिंदगी की आवाज बनाते हैं। चाहे आप सफर में हो, आराम कर रहे हो या एक अच्छी किताब सुनना चाहते हो, हमारे पास हर मौके के लिए कुछ खास है। अभी सब्सक्राइब करें और चलिए किताबों की दुनिया में उतरते हैं, एक अध्याय एक आवाज के साथ। सुकरात का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ सोक्रेटिस। लोगों से बात करते समय उन बातों पर चर्चा शुरू न करें जिन पर आप असहमत हैं। इसके बजाय उन बातों पर जोर दें जिन पर आप सहमत हैं। जितना हो सके इस बात पर जोर दें कि आप दोनों एक ही लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपका अंतर केवल तरीके का है, उद्देश्य का नहीं। हाँ हाँ तकनीक। शुरुआत में ही दूसरे व्यक्ति से हाँ हाँ कहलवाएं। अपने विरोधी को यदि संभव हो तो नहीं कहने से रोकें। प्रोफेसर ओवरस्ट्रीट के अनुसार एक नहीं प्रतिक्रिया पर काबू पाना बहुत मुश्किल बाधा है। जब आप नहीं कह देते हैं तो आपका सारा आत्म अभिमान आपसे लगातार उसी पर टिके रहने की मांग करता है। मनोवैज्ञानिक रूप से जब कोई व्यक्ति नहीं कहता है तो उसकी पूरी शारीरिक प्रणाली अस्वीकार की स्थिति में आ जाती है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति हाँ कहता है तो शरीर एक स्वीकार्य, खुली मुद्रा में होता है। इसलिए हम जितनी अधिक हाँ प्रतिक्रियाएं शुरू में प्राप्त कर सकते हैं, हमारी अंतिम बात मनवाने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। यह एक बहुत ही सरल तकनीक है, फिर भी इसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। उदाहरण, न्यूयॉर्क के ग्रीनविच सेविंग्स बैंक के जेम्स एबरसन ने हाँ हाँ तकनीक का उपयोग करके एक संभावित ग्राहक को खोने से बचाया। जब ग्राहक ने कुछ सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया तो एबरसन ने सीधे मना करने के बजाय ग्राहक की मौत पर उसके परिजनों को पैसा हस्तांतरित करने के बारे में पूछा, जिससे ग्राहक को हाँ हाँ कहना पड़ा। इससे ग्राहक का रवैया नर्म पड़ा और उसने न केवल पूरी जानकारी दी बल्कि एक ट्रस्ट अकाउंट भी खोला। वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी के बिक्री प्रतिनिधि जोसेफ एलिसन में एक इंजीनियर को मोटर बेचने में सफलता प्राप्त की जब उन्होंने हाँ हाँ तकनीक का इस्तेमाल किया। इंजीनियर ने शिकायत की कि मोटरें बहुत गर्म चल रही थीं। एलिसन ने बहस करने के बजाय मानक तापमान और कमरे के तापमान के बारे में सवाल पूछे, जिससे इंजीनियर को कई बार हाँ कहना पड़ा। अंततः इंजीनियर ने यह स्वीकार कर लिया कि मोटरें ठीक थीं और एलिसन को $35,000 का ऑर्डर दिया। एडी स्नो एक दुकान के नियमित ग्राहक बन गए क्योंकि दुकानदार ने उन्हें हाँ हाँ कहलवाकर एक धनुष खरीदने के लिए प्रेरित किया। दुकानदार ने बताया कि वे अब धनुष रहे नहीं देते क्योंकि यह किफ़ायती नहीं है, और फिर उसे खरीदने के विकल्प के बारे में पूछा, जिससे एडी को हाँ कहना पड़ा। सुकरात का तरीका। सुकरात, एथेंस का गड़गड़ाहट, इतिहास के महानतम विचारकों में से एक थे। उनका तरीका, जिसे अब सुकराती विधि कहा जाता है, पूरी तरह से हाँ हाँ प्रतिक्रिया प्राप्त करने पर आधारित था। वे ऐसे प्रश्न पूछते थे जिससे उनके प्रतिद्वंदी को सहमत होना ही पड़ता था। वे एक के बाद एक स्वीकृति जीतते रहते थे जब तक कि उनके पास हाँ का एक पूरा संग्रह नहीं हो जाता था। अंत में उनके विरोधी बिना यह महसूस किए एक निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए पाते थे जिसे वे कुछ मिनट पहले कड़वाहट से अस्वीकार कर देते थे। अगली बार जब आपको किसी से ये कहने का मन करे कि वे गलत हैं, तो सुकरात को याद करें और एक विनम्र प्रश्न पूछें, एक ऐसा प्रश्न जिससे हाँ हाँ की प्रतिक्रिया मिले। चीनी कहावत है, जो धीरे चलता है वो दूर जाता है। आप बहस नहीं जीत सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि बहस में जीतना वास्तव में हारना क्यों है? लेखक एक घटना साझा करते हैं जहां उन्होंने एक व्यक्ति को शेक्सपियर के उद्धरण के बारे में गलत साबित करने की कोशिश की, लेकिन उनके दोस्त फ्रैंक गैमॉन्ड ने उन्हें समझाया कि किसी को गलत साबित करके आप कभी उनका दिल नहीं जीत सकते। बहस से बचें। लेखक कहते हैं कि बहस में जीत हासिल करने का एकमात्र तरीका उससे बचना है, जैसे आप सांपों या भूकंप से बचते हैं। 10 में से 9 बार बहस में भाग लेने वाले दोनों पक्ष पहले से ज्यादा इस बात पर यकीन करते हैं कि वे बिल्कुल सही हैं। आप बहस नहीं जीत सकते। अगर आप हारते हैं तो आप हारते हैं, और अगर आप जीतते हैं तब भी आप हारते हैं, क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति को नीचा महसूस कराते हैं, उसके गर्व को ठेस पहुंचाते हैं, और वो आपकी जीत से नाराज होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि यदि आप बहस करते हैं और क्रोधित होते हैं और खंडन करते हैं तो कभी-कभी आपको जीत मिल सकती है, लेकिन ये एक खोखली जीत होगी क्योंकि आपको अपने विरोधी की सद्भावना कभी नहीं मिलेगी। उदाहरण,
सेल्समैन पैट्रिक जे ओहेर पहले अपने ग्राहकों से बहस करते थे और बहुत तर्क जीतते थे, लेकिन कुछ भी बेच नहीं पाते थे। जब उन्होंने बहस करना बंद किया और ग्राहकों की बात से सहमत होना शुरू किया, तो वे एक सफल सेल्समैन बन गए। उन्होंने सीखा कि जब ग्राहक कहता है कि यह सबसे अच्छा है और मैं कहता हूं हाँ ये है, तो उसे रुकना पड़ता है। एक आयकर सलाहकार फ्रेडरिक एस पार्सन्स ने एक सरकारी कर निरीक्षक से बहस की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब उन्होंने बहस करना बंद कर दिया और निरीक्षक को उनके काम के महत्व के लिए प्रशंसा की, तो निरीक्षक शांत हो गया, सहानुभूतिपूर्ण हो गया और अंततः पार्सन्स के पक्ष में फैसला सुनाया। निरीक्षक को महत्वपूर्ण महसूस करने की जरूरत थी और बहस बंद होने पर उसे यह एहसास हुआ। असहमति को बहस में बदलने से कैसे रोकें? असहमति का स्वागत करें, यह सीखने और सुधरने का अवसर हो सकता है। अपनी पहली प्रतिक्रिया पर अविश्वास रखें। हमारी पहली सहज प्रतिक्रिया अक्सर रक्षात्मक होती है। शांत रहें। अपने गुस्से पर काबू पाएं। गुस्सा आपको सबसे बुरा दिखाता है। पहले सुनें, अपने विरोधी को बोलने का मौका दें, बाधा ना डालें। समझौते के क्षेत्रों की तलाश करें, उन बिंदुओं पर ध्यान दें जिन पर आप सहमत हैं। ईमानदार रहें, अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उनके लिए माफी मांगने में संकोच ना करें। अपने विरोधी के विचारों पर विचार करने का वादा करें और इसका मतलब भी निकालें। उनकी दिलचस्पी के लिए धन्यवाद दें। जो व्यक्ति आपसे असहमत होने के लिए समय निकालता है, वो वास्तव में आपकी मदद करना चाहता है। कार्यवाही स्थगित करें। दोनों पक्षों को सोचने का समय दें। खुद से पूछें कि क्या मेरा विरोधी सही हो सकता है? मेरी प्रतिक्रिया समस्या को हल करेगी या केवल मेरे गुस्से को कम करेगी? एक अच्छा वार्तालाप करने वाला बनने का आसान तरीका। क्या आप एक बेहतरीन वार्तालाप करने वाले बनना चाहते हैं? इसका रहस्य बहुत ही आसान है। एक अच्छे श्रोता बने। कई बार हमें लगता है कि अच्छा वार्तालाप करने वाला वही होता है जो बहुत बोलता है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। लेखक एक ऐसे पूल पार्टी का अनुभव साझा करते हैं जहां उन्होंने एक महिला से बात की। महिला लेखक से उनके यात्रा अनुभवों के बारे में सुनना चाहती थी, लेकिन जब लेखक ने उससे अफ्रीका की अपनी यात्रा के बारे में पूछा, तो महिला ने 45 मिनट तक अपनी यात्रा के बारे में बात की और लेखक से एक भी सवाल नहीं पूछा। सुनने की शक्ति। लेखक एक वनस्पति शास्त्री से मिले और उनकी बातों को पूरी दिलचस्पी से सुना, चाहे उन्हें वनस्पति विज्ञान के बारे में कुछ भी पता न हो। बातचीत के अंत में वनस्पति शास्त्री ने लेखक को सबसे दिलचस्प वार्तालाप करने वाला बताया, जबकि लेखक ने मुश्किल से कुछ कहा था। यह गहराई से सुनने और सच्ची प्रशंसा करने का परिणाम था। हार्वर्ड के पूर्व अध्यक्ष चार्ल्स डब्ल्यू एलियट ने कहा, सफल व्यापारिक बातचीत में कोई रहस्य नहीं है। जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, उस पर विशेष ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ज्यादा चापलूसी और कुछ नहीं। दूसरों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। नाराज ग्राहक या असंतुष्ट कर्मचारी अक्सर केवल एक धैर्यवान और सहानुभूतिपूर्ण श्रोता चाहते हैं। न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी का एक ट्रबल शूटर एक भयंकर ग्राहक को शांत कर पाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने 3 घंटे तक उसकी सारी शिकायतें सुनी और सहानुभूति दिखाई। ग्राहक को महत्वपूर्ण महसूस करने की जरूरत थी, और एक बार जब उसे वो मिल गया, तो उसकी शिकायतें गायब हो गईं। डेटमर वुलन कंपनी के संस्थापक जूलियन एफ डेटमर ने एक नाराज ग्राहक को कैसे संभाला, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। ग्राहक बकाया राशि का भुगतान करने और भविष्य में उनसे खरीदारी न करने की कसम खाने आया। डेटमर ने धैर्य से उसकी बात सुनी, उसे धन्यवाद दिया कि उसने अपनी शिकायत बताई और अपनी कंपनी की गलती मानी। उन्होंने ग्राहक को बताया कि वे उसकी भावनाओं को समझते हैं और उसे अन्य ऊनी कपड़े बेचने वालों के नाम भी सुझाए। इस सहानुभूतिपूर्ण और विनम्र व्यवहार ने ग्राहक का मूड बदल दिया और उसने डेटमर से पहले से भी बड़ा ऑर्डर दिया और जीवन भर उनका वफादार ग्राहक बना रहा। क्या न करें? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे बचें और आपकी पीठ पीछे आप पर हंसें, तो ये तरीका अपनाएं। कभी किसी की बात देर तक न सुनें। लगातार अपने बारे में बात करें। अगर दूसरे व्यक्ति के बोलने के दौरान आपके दिमाग में कोई विचार आता है, तो उसे खत्म करने का इंतजार ना करें, बीच में ही टोक दें। ऐसे लोग सिर्फ अहंकार से मदहोश हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय के डॉक्टर निकोलस मरे बटलर ने कहा था कि जो लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, वे निराशाजनक रूप से अशिक्षित हैं, चाहे वे कितने ही ज्ञानवान क्यों ना हों। याद रखें, आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं,
वे आप और आपकी समस्याओं की तुलना में अपने आप में अपनी इच्छाओं और समस्याओं में 100 गुना अधिक रुचि रखते हैं। किसी व्यक्ति के लिए उसका दांत का दर्द चीन में 10 लाख लोगों को मारने वाले अकाल से ज्यादा मायने रखता है। अगली बार जब आप बातचीत शुरू करें तो इस बात को याद रखें। लोगों में रुचि कैसे जगाएं, इस पर एक प्रसिद्ध चिंतक के विचार इस प्रकार हैं। क्या आप जानते हैं कि लोगों में रुचि कैसे पैदा करें और उन्हें अपनी बात सुनने पर मजबूर करें? इसका सीधा सा जवाब है, उनकी रुचियों के बारे में बात करें। यह सिद्धांत हर सफल व्यक्ति जानता है, जैसा कि थियोडोर रूजवेल्ट के उदाहरण से स्पष्ट है। जब भी रूजवेल्ट को किसी मेहमान से मिलना होता था, तो वे एक रात पहले देर तक जागकर उस विषय पर पढ़ते थे जिसमें उनके मेहमान की खास दिलचस्पी होती थी। वे जानते थे कि किसी के दिल का रास्ता वहीं से होकर गुजरता है जहां वे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। दूसरों की रुचि में बात करें। विलियम लियोन फेल्प्स, येल विश्वविद्यालय में साहित्य के प्रोफेसर, ने यह सबक बचपन में ही सीख लिया था। जब वे 8 साल के थे तो एक सज्जन ने उनसे नावों के बारे में बात की जिसमें फेल्प्स की बहुत दिलचस्पी थी। बाद में उन्हें पता चला कि उस सज्जन को नावों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उन्होंने फेल्प्स को खुश करने के लिए ऐसा किया। फेल्प्स ने इस घटना को कभी नहीं भुलाया। एडवर्ड एल चालिफ को एक बड़े कॉरपोरेशन के अध्यक्ष से बॉय स्काउट जंबोरी के लिए एक लड़के के यूरोप यात्रा का खर्च उठवाने के लिए मदद चाहिए थी। चालिफ को पता चला कि अध्यक्ष ने $1 मिलियन का चेक बनवाया था और उसे फ्रेम करवा रखा था। चालिफ ने सीधे बॉय स्काउट्स के बारे में बात करने के बजाय अध्यक्ष से उस चेक के बारे में पूछा और उसकी प्रशंसा की। अध्यक्ष तुरंत उत्सुक हो गए और जब चालिफ ने अपनी जरूरत बताई तो उन्होंने न केवल एक लड़के के लिए बल्कि 5 लड़कों और खुद चालिफ के लिए भी यात्रा का खर्च उठाया। साथ ही हजारों डॉलर का क्रेडिट लेटर और परिचय पत्र भी दिए। व्यापार में इसका लाभ क्या है? न्यूयॉर्क के बेकिंग फर्म डुवरनॉय एंड सन्स ने 4 साल तक एक होटल को ब्रेड बेचने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। फिर उन्होंने अपनी रणनीति बदली और होटल मैनेजर की रुचियों का पता लगाया। उन्हें पता चला कि मैनेजर होटल ग्रीटर्स ऑफ अमेरिका नामक एक संगठन के अध्यक्ष थे। जब डुवरनॉय ने मैनेजर से ग्रीटर्स के बारे में बात करना शुरू किया तो मैनेजर बहुत उत्साहित हो गए और घंटों इसके बारे में बात की। कुछ दिनों बाद होटल के स्टेवर्ड ने डुवरनॉय को ब्रेड के नमूने और कीमतें लाने के लिए बुलाया। डुवरनॉय ने 4 साल की कोशिश में जो हासिल नहीं किया, वो मैनेजर की रुचि के बारे में बात करके कुछ ही समय में हासिल कर लिया। एडवर्ड ई हैरिमन को आरजे फंक हाउस से नौकरी चाहिए थी, जो एक प्रभावशाली और पहुंच से बाहर व्यापारिक व्यक्ति थे। हैरिमन ने फंक हाउस के हितों का पता लगाया, जो उनकी शक्ति और धन के लिए ड्राइव में निहित था। उन्होंने फंक हाउस की सचिव से भी बात की और उसके हितों और लक्ष्यों को समझा। जब हैरिमन फंक हाउस से मिले तो उन्होंने सीधे नौकरी मांगने के बजाय कहा, मिस्टर फंक हाउस, मेरा मानना है कि मैं आपके लिए पैसा कमा सकता हूं। फंक हाउस तुरंत उत्साहित हो गए और हैरिमन को नौकरी पर रख लिया। हैरिमन ने 20 से अधिक वर्षों तक उनके उद्यमों में काम किया और दोनों को लाभ हुआ। निष्कर्ष है, जब आप दूसरों की रुचियों के बारे में बात करते हैं तो ये दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होता है। ये न केवल आपको दूसरों से जुड़ने में मदद करता है, बल्कि आपके जीवन को भी समृद्ध करता है। जैसा कि हावर्ड जेड हर्जिग ने कहा कि जब भी मैं किसी से बात करता हूं तो मुझे हर व्यक्ति से एक अलग इनाम मिलता है और सामान्य रूप से मेरा जीवन बड़ा होता जाता है। शिकायतें निपटाने में सुरक्षा वॉल्व। दूसरे व्यक्ति को खूब बोलने दें। ये अंश इस बात पर प्रकाश डालता है कि दूसरों को अपनी बात मनवाने की कोशिश करते समय दूसरे व्यक्ति को ज्यादा बात करने देना कितना प्रभावी होता है। ये सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली तकनीक है जो व्यावसायिक और व्यक्तिगत दोनों स्थितियों में सफलता दिलाती है। अंश की शुरुआत इस अवलोकन से होती है कि ज्यादातर लोग दूसरों को अपनी बात मनवाने की कोशिश करते समय बहुत ज्यादा खुद बोलते हैं। इसके बजाय हमें दूसरे व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए, क्योंकि वे अपने व्यवसाय और समस्याओं के बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं। जब वे बोल रहे हों तो उन्हें बीच में टोकना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब तक उनके अपने विचार व्यक्त नहीं हो जाते वे आपकी बात पर ध्यान नहीं देंगे। इसलिए धैर्यपूर्वक और खुले दिमाग से सुनना जरूरी है और उन्हें अपने विचार पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। व्यवसाय में भुगतान, जीबीआर का अनुबंध। इस सिद्धांत का एक शानदार उदाहरण जीबीआर नाम के एक बिक्री प्रतिनिधि का है, जिसे ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए अपहोल्स्ट्री फैब्रिक का एक बड़ा अनुबंध मिलना था। दुर्भाग्य से बैठक के दिन जीबीआर की आवाज चली गई थी और वो मुश्किल से फुसफुसा पा रहे थे। उन्होंने एक पैड पर लिखा, सज्जनों, मेरी आवाज चली गई है, मैं निशब्द हूँ। कंपनी के अध्यक्ष ने उनके लिए बोलने की पेशकश की। अध्यक्ष ने जीबीआर के नमूनों की प्रशंसा की और उनके गुणों पर एक जीवंत चर्चा शुरू की। अध्यक्ष जो जीबीआर के लिए बोल रहे थे, उन्होंने वही
वही स्थिति ले ली जो जीबीआर खुद चर्चा के दौरान लेते। जीबीआर की एकमात्र भागीदारी मुस्कुराहट, सिर हिलाना और कुछ इशारे करना था। इस अनूठी बैठक के परिणाम स्वरूप जीबीआर को $1,600,000 का अनुबंध मिला, जो उनका अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर था। जीबीआर ने स्वीकार किया कि अगर उनकी आवाज नहीं कही होती तो शायद वे ये अनुबंध खो देते, क्योंकि वे पहले पूरी बातचीत खुद करने का इरादा रखते थे। इस घटना से उन्होंने सीखा कि दूसरे व्यक्ति को बात करने देना कितना फायदेमंद हो सकता है। पारिवारिक संबंधों में सुधार। बारबरा विल्सन और उनकी बेटी लॉरी। बारबरा विल्सन और उनकी बेटी लॉरी का रिश्ता बिगड़ रहा था। लॉरी, जो कभी एक शांत बच्चा थी, अब एक असहयोगी और कभी-कभी झगड़ालू किशोरी बन गई थी। मिसेस विल्सन ने उसे डांटा, धमकाया और सजा दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन मिसेस विल्सन ने हिम्मत हार दी और अपनी बेटी से बस पूछा, क्यों लॉरी, क्यों? लॉरी ने देखा कि उनकी माँ की हालत ठीक नहीं थी और शांत आवाज में पूछा कि आप सचमुच जानना चाहती हैं? जब मिसेस विल्सन ने सिर हिलाया तो लॉरी ने बताना शुरू किया कि कैसे उनकी माँ कभी उसकी नहीं सुनती थी और हमेशा उसे आदेश देती रहती थी। मिसेस विल्सन को एहसास हुआ कि लॉरी को एक बॉस बनने वाली माँ की नहीं, बल्कि एक विश्वास पात्र की जरूरत थी जो उसकी बढ़ती उम्र की उलझनों को समझ सके। इस घटना के बाद मिसेस विल्सन ने लॉरी को जितना चाहे उतना बोलने दिया और उनके रिश्ते में अविश्वसनीय सुधार हुआ। नौकरी के साक्षात्कार में सफलता। चार्ल्स टी क्यूबेलिस और रॉय जी ब्रैडली। चार्ल्स टी क्यूबेलिस ने एक प्रतिष्ठित पद के लिए साक्षात्कार में जाने से पहले कंपनी के संस्थापक के बारे में सब कुछ पता लगाने में घंटों बिताए। साक्षात्कार के दौरान उन्होंने संस्थापक से उनके प्रारंभिक संघर्षों के बारे में पूछा। सफल लोग अपने प्रारंभिक संघर्षों के बारे में बात करना पसंद करते हैं और इस व्यक्ति ने भी लंबी देर तक अपनी कहानी सुनाई। अंत में उन्होंने संक्षेप में क्यूबेलिस के अनुभव के बारे में पूछा और उन्हें नौकरी पर रख लिया। क्यूबेलिस ने दूसरे व्यक्ति में दिलचस्पी दिखाई और उन्हें ज्यादा बात करने के लिए प्रोत्साहित करके एक अनुकूल प्रभाव डाला। रॉय जी ब्रैडली को एक सेल्स पर्सन की तलाश थी और उन्होंने एक अच्छे उम्मीदवार को खुद को अपनी फर्म में नौकरी दिलाते हुए सुना। उम्मीदवार ने स्वतंत्र ठेकेदार होने के फायदे के बारे में बात की और रॉय ने उसे बीच में नहीं टोका। उम्मीदवार ने खुद को अपनी सभी नकारात्मक सोच से बाहर निकाला और अंत में खुद को इस बात पर सहमत कर लिया कि वे फर्म के लिए काम करना चाहते हैं। रॉय ने केवल एक अच्छा श्रोता बनकर और दूसरे व्यक्ति को ज्यादातर बात करने देकर एक बेहतरीन प्रतिनिधि को अपनी फर्म में शामिल किया। दूसरों को आपसे बेहतर होने दे। फ्रांसीसी दार्शनिक ला रोशाफोकॉल ने कहा, अगर आप दुश्मन चाहते हैं तो अपने दोस्तों से बेहतर बने, लेकिन अगर आप दोस्त चाहते हैं तो अपने दोस्तों को आपसे बेहतर होने दे। इसका कारण यह है कि जब हमारे दोस्त हमसे बेहतर होते हैं तो वे महत्वपूर्ण महसूस करते हैं, लेकिन जब हम उनसे बेहतर होते हैं तो वे हीन और ईर्ष्यालु महसूस कर सकते हैं। प्लेसमेंट काउंसलर हेनरिएटा जी ने यह सीखा कि अपनी उपलब्धियों के बारे में डींगे मारने के बजाय अपने सहयोगियों को अपनी सफलताओं के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करने से उन्हें ज्यादा दोस्त मिले। सिद्धांत 6, दूसरों को खूब बोलने दें। दूसरों को ज्यादा बात करने देना न केवल शिकायतें निपटाने में सुरक्षा वॉल्व है, बल्कि ये दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने, समझ भदाने और यहाँ तक कि व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का भी एक प्रभावी तरीका है। सहयोग कैसे प्राप्त करें? दूसरे व्यक्ति को ये महसूस कराए कि विचार उसका है। ये अंश इस बात पर जोर देता है कि लोगों से सहयोग प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका उन्हें ये महसूस कराना है कि विचार उनका खुद का है, बजाय इसके कि आप अपने विचारों को उन पर थोपे। लोग उन विचारों पर अधिक विश्वास करते हैं जिन्हें वे खुद खोजते हैं, बजाय इसके कि उन्हें चांदी की थाली में परोसा जाए। इसलिए सुझाव देना और दूसरे व्यक्ति को निष्कर्ष निकालने देना ज्यादा बुद्धिमानी है। उदाहरण और दृष्टांत। एडोल्फ सेल्स का सेल्स टीम। फिलाडेल्फिया में एक ऑटोमोबाइल शोरूम के सेल्स मैनेजर एडोल्फ सेल्स को अपनी हतोत्साहित सेल्स टीम में उत्साह भरना था। उन्होंने एक सेल्स मीटिंग बुलाई और अपने कर्मचारियों से पूछा कि वे उनसे क्या उम्मीद करते हैं। जैसे जैसे वे बोलते गए, सेल्स ने उनके विचारों को ब्लैक बोर्ड पर लिखा। फिर उन्होंने कहा, मैं आपको वे सभी गुण दूंगा जिनकी आप मुझसे अपेक्षा करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि मुझे आपसे क्या उम्मीद करने का अधिकार है। कर्मचारियों ने तेजी से जवाब दिए, वफादारी, ईमानदारी, पहल, आशावाद, टीम वर्क, प्रतिदिन 8 घंटे का उत्साही काम। इस बैठक से नया साहस और प्रेरणा मिली और सेल्स में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। सेल्स ने कहा कि लोगों ने उनसे एक तरह का नैतिक सौदा किया था और जब तक वे अपनी बात पर खरे उतरते रहे, तब तक वे भी अपनी बात पर डटे रहे। उनकी इच्छाओं और चाहतों के बारे में उनसे परामर्श करना ही वो उत्साह का इंजेक्शन था जिसकी उन्हें जरूरत थी। यूजीन वैसन का ग्राहक। यूजीन वैसन ने ऐसे ग्राहक को स्केच बेचने में लगातार 3 साल तक असफल रहे थे, जो कभी नहीं खरीदते थे। 150 विफलताओं के बाद उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली। वे अधूरे स्केच लेकर ग्राहक के कार्यालय गए और कहा, मैं आपसे एक छोटा सा एहसान चाहता हूं यदि आप करेंगे। ये कुछ अधूरे स्केच हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम इन्हें किस तरह से पूरा कर सकते हैं कि आप इनका उपयोग कर सकें?
ग्राहक ने कुछ दिनों के लिए स्केच अपने पास रखे, सुझाव दिए और वेसन ने उन विचारों के अनुसार उन्हें पूरा करवाया। परिणाम ये हुआ कि सभी स्केच स्वीकार कर लिए गए। इसके बाद इस ग्राहक ने वेसन से दर्जनों अन्य स्केच मंगवाए जो सभी ग्राहक के विचारों के अनुसार बनाए गए थे। वेसन ने महसूस किया कि वह उसे वर्षों से बेचने में क्यों असफल रहे थे। वे ग्राहक को वही खरीदने के लिए कह रहे थे जो उन्हें लगते था कि ग्राहक को चाहिए, लेकिन जब उन्होंने ग्राहक को अपने विचार देने के लिए कहा तो ग्राहक को लगा कि वह खुद डिज़ाइन बना रहा है। उसे बेचना नहीं पड़ा, उसने खुद खरीदा। पारिवारिक यात्रा की योजना, पॉल एम डेविस। ये सिद्धांत व्यवसाय और राजनीति के अलावा पारिवारिक जीवन में भी काम करता है। पॉल एम डेविस अपनी पत्नी नैन्सी और बेटी एनी के साथ छुट्टियों की योजना बना रहे थे। पॉल पूर्वी राज्यों में ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करना चाहते थे, जबकि नैन्सी पश्चिमी राज्यों का दौरा करना चाहती थी। पॉल ने अपनी बेटी एनी से पूछा कि क्या वे उन स्थानों पर जाना पसंद करेंगी जिनके बारे में उसने अपनी अमेरिकी इतिहास की कक्षा में सीखा था। एनी उत्साहित हो गई। 2 शाम बाद नैन्सी ने घोषणा की कि यदि सभी सहमत हो तो गर्मियों की छुट्टी पूर्वी राज्यों की होगी, जो एनी के लिए एक शानदार यात्रा होगी और सभी के लिए रोमांचक होगी। सभी सहमत हो गए। पॉल ने सीधे अपनी बात थोपने के बजाय अपनी बेटी में एक विचार पैदा किया, जिससे उसकी मां ने खुद ही उस विचार को अपना लिया। एक्सरे उपकरण की बिक्री। ब्रुकलिन के एक अस्पताल को एक्सरे उपकरण खरीदने थे। एक चतुर निर्माता ने डॉक्टर एल, जो एक्सरे विभाग के प्रभारी थे, को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया था कि उनके नए उपकरण परिपूर्ण नहीं हैं और वे डॉक्टर एल से उन्हें देखने और सुधार के लिए अपने विचार देने का अनुरोध करेंगे। डॉक्टर एल को ये जानकर आश्चर्य और प्रशंसा हुई कि किसी एक्सरे निर्माता ने पहले कभी उनकी सलाह नहीं मांगी थी। उन्हें महत्वपूर्ण महसूस हुआ। उन्होंने उपकरण का अध्ययन किया और जितना वे अध्ययन करते गए उतना ही वे उसे पसंद करने लगे। किसी ने उन्हें बेचने की कोशिश नहीं की थी। उन्हें लगा कि अस्पताल के लिए उपकरण खरीदने का विचार उनका अपना था। उन्होंने खुद को इसकी बेहतर खूबियों पर बेच दिया और उसे स्थापित करने का आदेश दे दिया। कर्नल एडवर्ड एम हाउस और वुडरो विल्सन। कर्नल एडवर्ड एम हाउस ने वुडरो विल्सन के व्हाइट हाउस में रहते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अत्यधिक प्रभाव डाला। हाउस ने बताया कि विल्सन को किसी विचार के प्रति परिवर्तित करने का सबसे अच्छा तरीका उसे उनके मन में अनौपचारिक रूप से रोपना था, लेकिन इस तरह से कि उन्हें उसमें रुचि हो, ताकि वे उस पर अपने दम पर सोचने लगे। विल्सन अक्सर हाउस के सुझावों को अपने विचारों के रूप में सामने लाते थे और हाउस उन्हें कभी ठीक नहीं करते थे। वे परिणामों की परवाह करते थे, श्रेय की नहीं। कनाडा में मछली पकड़ने का अनुभव। लेखक ने न्यू ब्रंसविक में मछली पकड़ने और नौकायन के लिए जानकारी मांगी थी। विभिन्न शिविरों और गाइड से ढेरों जानकारी मिली, लेकिन एक शिविर के मालिक ने चतुर काम किया। उसने लेखक को कुछ न्यूयॉर्क के लोगों के नाम और टेलीफोन नंबर भेजे और उसे फोन करके खुद ही पता लगाने के लिए आमंत्रित किया कि वह क्या पेशकश कर सकता है। लेखक ने अपने एक परिचित को लिस्ट में पाया, उसे फोन किया और फिर शिविर में अपने आगमन की तिथि वायर की। दूसरों ने उसे अपनी सेवाएं बेचने की कोशिश की थी, लेकिन एक ने उसे खुद को बेचने दिया। लाओ त्से का प्राचीन ज्ञान। 2500 साल पहले चीनी संत लाओ त्से ने कहा, नदियां और समुद्र 100 पर्वतीय धाराओं का सम्मान इसलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि वे उनके नीचे रहते हैं। इस तरह वे सभी पर्वतीय धाराओं पर शासन करने में सक्षम होते हैं। तो संत पुरुषों से ऊपर रहने की इच्छा करते हुए खुद को उनके नीचे रखते हैं। उनसे आगे रहने की इच्छा करते हुए वह उनसे पीछे रहते हैं। इस प्रकार यद्यपि उनका स्थान पुरुषों से ऊपर होता है, उन्हें उनका बोझ महसूस नहीं होता। यद्यपि उनका स्थान उनके सामने होता है, वे इसे चोट नहीं समझते। सिद्धांत 7। दूसरे व्यक्ति को ये महसूस कराएं कि विचार उसका है। ये सिद्धांत विनम्रता, सम्मान और दूसरे व्यक्ति की स्वायत्तता की पहचान के बारे में है। जब आप लोगों को ये महसूस कराते हैं कि वे स्वयं समाधान के जनक हैं, तो वे उस विचार को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं और उसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। क्या आप अपनी अगली बातचीत में इस दृष्टिकोण को आजमाना पसंद करेंगे? आपने ये समझा है कि ये इस पुस्तक के मुख्य उद्देश्य हैं। अगर आप मेरे द्वारा दिए गए पिछले सारांशों को पढ़ रहे थे, तो मुझे खुशी है कि मैं आपकी सहायता कर सका। कृपया मुझे बताएं कि क्या आपके कोई और प्रश्न हैं या यदि आप किसी और चीज़ का सारांश चाहते हैं।